नमस्कार, कोर्ट्स राउंड अप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख की याचिकाएं की खारिज। सीबीआई जांच के आदेश को रोकने से किया इनकार। देशमुख पर जारी रहेगी सीबीआई जांच। जम्मू में हिरासत में रखे गए रोहिंग्याओं को बिना प्रक्रिया के पालन बगैर नहीं भेजा जाएगा म्यांमार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंतरिम राहत देना संभव नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान मास्क अनिवार्य रूप से लगाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। याचिका में है मास्क लगाना अनिवार्य करने की मांग। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का होगा पुरातात्विक सर्वेक्षण। फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला। 5 विशेषज्ञों की टीम के गठन का निर्देश। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की अर्जी खारिज की है। अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली कराने के आरोप के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने यह फैसला दिया। इससे पहले उच्च न्यायालय ने 5 अप्रैल को आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी और इसमें आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिकाओं की ऊपर सुनवाई की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की याचिकाओं को खारिज कर दिया। अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली कराने के आरोप में मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिकाओं पर सुनवाई की और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख की याचिकाओं को खारिज कर दिया। अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाई कोर्ट की सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका कहा जा सकता है अनिल देशमुख और महाराष्ट्र की सरकार को भी लगा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया जो महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख की तरफ से लगाई गई थी। विवेक सिंह चंदेल इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विवेक, कितना बड़ा झटका महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम उन याचिकाओं को खारिज कर दिया और उस आदेश को बरकरार रखा जो हाईकोर्ट ने दिया था। हाँ बिल्कुल, 2 याचिकाएं थी, एक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, एक अनिल देशमुख की तरफ से, जिसमें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में जब हमने एसआईटी का मतलब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से उसमें एक कमेटी का गठन कर दिया है, उससे पहले सीबीआई इंक्वायरी की जांच देना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमको हमारा पक्ष सुना जाना चाहिए था, क्योंकि जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो जयश्री पाटिल की एक याचिका थी जिसके ऊपर सीबीआई की बात कही गई है। वहीं अनिल देशमुख का कहना था कि इस मामले में हमारा पक्ष नहीं सुना गया और एक तरफा ऑर्डर दे दिया गया, क्योंकि जब आज सुनवाई हो रही थी तो महाराष्ट्र सरकार या जो अनिल देशमुख है इनकी तरफ से बार बार इस बात की तरफ कोर्ट को हवाला देते हुए ये कहा गया था कि जो ये मामला है, इस मामले में बेसिकली सीबीआई इंक्वायरी करने का जो हाईकोर्ट का फैसला था वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक तो हमें सुना नहीं गया, क्योंकि जब मैटर लिस्ट हुआ था उस दौरान जयश्री पाटिल इसमें पार्टी ही नहीं थी।
जब उन्होंने मैटर लिस्ट किया उसके साथ हमारे मैटर आए, लेकिन उसमें हमको जो नोटिस नहीं दिया गया, हमारी बात नहीं सुनी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका यहां पर महाराष्ट्र सरकार और अरुण देशमुख के लिए कहा जा सकता है। बात जम्मू की होगी। जम्मू में हिरासत में लिए गए 168 रोहिंग्या लोगों को म्यांमार वापस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोहिंग्याओं को नियत प्रक्रिया का पालन किए बिना म्यांमार नहीं भेजा जाएगा। अभी रिहाई नहीं होगी, सभी को होल्डिंग सेंटर में ही रहना होगा। जम्मू कश्मीर के होल्डिंग सेंटर में मौजूद करीब 160 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि किसी भी रोहिंग्या मुसलमान को तब तक वापस म्यांमार नहीं भेजा जाएगा जब तक उनके डिपोर्टेशन के लिए उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्याओं को हिरासत में रखने और उन्हें वापस उनके देश भेजने के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अंतरिम राहत देना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मुस्लिमों को जम्मू कश्मीर के कठुआ में बने होल्डिंग सेंटर से रिहा करने के अपील को भी खारिज कर दिया। सीजेआई एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इस बेंच में जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामा सुब्रमण्यम भी शामिल थे। इससे पहले मामले की सुनवाई 30 मार्च को हुई थी। तब याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट के सामने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का जिक्र किया था, जिसमें कहा गया था कि म्यांमार में रोहिंग्याओं को नरसंहार का खतरा है। उन्होंने कोर्ट में ये भी कहा था कि अभी म्यांमार में सत्ता मिलिट्री के पास है, ऐसे में रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजना ठीक नहीं है। इस मांग का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि जिस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के आधार पर वह फैसला आया, भारत ने उस पर दस्तखत नहीं किए हैं। भारत सरकार ने अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हित के आधार पर कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से दूरी रखी है। तुषार मेहता ने बताया था कि भारत सरकार की म्यांमार सरकार से बातचीत जारी है और म्यांमार सरकार की पुष्टि के बाद ही इन लोगों को वापस भेजा जाएगा। इसके अलावा कोर्ट में ये भी दलील दी गई थी कि रोहिंग्या मुस्लिमों को कठुआ के होल्डिंग सेंटर में गैर कानूनी तरीके से रखा गया है। इसके लिए यहाँ की एक जेल को ही होल्डिंग सेंटर में तब्दील किया गया है। इसीलिए याचिका में उनकी रिहाई की मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 26 मार्च को कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सलीमुल्लाह ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के जरिए अर्जी में कहा था कि ये जनहित में दायर की गई है ताकि भारत में रह रहे शरणार्थियों को प्रत्यर्पित किए जाने से बचाया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के साथ अनुच्छेद 51C के तहत प्राप्त अधिकारों की रक्षा के लिए ये अर्जी दायर की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 224A के तहत उच्च न्यायालयों में एडहॉक आधार पर अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों के नियमित रिक्त पदों को भरने के बाद ही की जा सकती है। सीजेआई एस.ए. बोबडे, जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के समक्ष ये दलील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल R.S. सूरी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। पीठ ने पहले लंबित मामलों की बढ़ती संख्या की समस्या से निपटने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एडहॉक नियुक्ति पर केंद्र से विचार मांगे थे। हाईकोर्ट में लंबित मामलों की संख्या से निपटने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की एडहॉक नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या संविधान में कोई ऐसा प्रावधान बता सकते हैं जो एडहॉक जजों की नियुक्ति को इस शर्त पर रोकता हो कि हाईकोर्ट जजों के सभी स्वीकृत पद भरने के बाद ही हाईकोर्ट में एडहॉक जजों की नियुक्ति की जाए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूरी ने कहा कि बिना एडहॉक जजों की नियुक्ति के भी दूसरे मैकेनिज्म से मुकदमों का बोझ कम किया जा सकता है, जिसके बारे में कोर्ट को एफिडेविट के जरिए अगले हफ्ते तक दाखिल कर दिया जाएगा। वहीं वकील अरविंद दातार ने कहा कि एडहॉक जजों के रूप में रिटायर्ड जजों की नियुक्ति के लिए वही पूरा प्रोसीजर नहीं अपनाया जाना चाहिए। इस पर सीजेआई ने कहा कि अगर कोई रिटायर्ड जज की दोबारा जज के रूप में नियुक्त किया जाएगा तो उसके बारे में अभी भी कम करने के क्षमता समेत कई चीजें होती हैं, जिसकी जानकारी राष्ट्रपति को कैसे हो पाएगी, इसका भी ध्यान रखना होगा। सीजेआई ने कहा कि कोई भी फाइल राष्ट्रपति को तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक कि वो मंत्रालय के माध्यम से नहीं जाती और जब तक मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट मैकेनिज्म कॉलेजियम से सिफारिशें नहीं मिलेंगी। इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है।
परंतु अन्य कोई मार्ग नहीं नियुक्त किया जा सकता। सीजेआई ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित आपराधिक मामलों की सूची बहुत लंबी है। कई कोर्ट में कई मामले 20 साल से लंबित हैं। सीजेआई ने मामले की सुनवाई ने सुझाव दिए कि नए मामलों को रेगुलर बेंच के पास भेजा जाए, जबकि पुराने लंबित मामलों को एडहॉक जजों के पास भेजा जाए। सीजेआई ने कहा कि लंबित मामलों की समीक्षा की जाने की जरूरत है। इस लंबितता को कैटेगरी या विषय के अनुसार देखा जाना चाहिए। इसके लिए एडहॉक जजों को नियुक्त किया जा सकता है। एक बार हमारे पास बेंच मार्क हो जाने के बाद प्रक्रिया को समझने की जरूरत है। पूर्व न्यायाधीशों की सूची तैयार की जा सकती है। सीजेआई ने कहा कि लंबित मामलों की समीक्षा की जाने की जरूरत है। इस लंबितता को कैटेगरी या विषय के अनुसार देखा जाना चाहिए। इसके लिए एडहॉक जजों को नियुक्त किया जा सकता है। सीजेआई ने कहा कि जजों की नियुक्ति पर इतने पहलू हैं जिस पर यहाँ पर चर्चा करने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए मामले पर सभी पक्ष कॉन्फ्रेंस के जरिए नियुक्त संबंधित पहलुओं पर कॉन्फ्रेंस कर तय करना चाहिए, जिसके बाद सुनवाई का मामला हल किया जा सकता है। फिर हम इस मामले पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव में मास्क अनिवार्य करने के लिए निर्देश की मांग वाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग और केंद्र को ये सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार में लगे सभी लोग अनिवार्य तौर पर मास्क लगाने का आदेश दिया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावों में प्रचार के दौरान मास्क पहनना सुनिश्चित करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावी राज्यों में रैली के दौरान मास्क पहनने को सुनिश्चित किए जाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग और केंद्र को ये सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई कि विभिन्न राज्यों में मौजूदा चुनाव के दौरान प्रचार में लगे सभी लोग अनिवार्य तौर पर मास्क लगाने का आदेश दिया जाए। याचिका विक्रम सिंह द्वारा दायर की गई थी। कोर्ट ने पहले भी नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को सुनिश्चित की थी, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील विराग गुप्ता ने जल्द सुनवाई की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है, जब वो सिंह की मुख्य याचिका पर भी सुनवाई करेगी। मुख्य याचिका में सिंह ने ऐसे प्रचारकों और उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में प्रचार से रोकने का अनुरोध किया है जो कोरोना के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का बार बार उल्लंघन कर रहे हैं। याचिका में राजनीतिक दलों के द्वारा और चुनावी रैलियों के दौरान एसओपी का पालन नहीं होने की बात कही गई है, जबकि केंद्र सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए एसओपी जारी किया है। सिंह की तरफ से पेश हुए वकील विराग गुप्ता ने पीठ को बताया कि चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव के दौरान शारीरिक दूरी और अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के लिए डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा करनी चाहिए। गुप्ता ने दलील दी कि जब मास्क का उपयोग अनिवार्य करने पर सभी अधिकारी एकमत हैं, तो ये तर्क से परे है कि इस नियम को चुनाव प्रचार के दौरान क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से स्थायी अधिवक्ता अनुराग अहलुवालिया ने नोटिस स्वीकार किया। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 1,26,000 नए कोरोना केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कहीं पर नाइट कर्फ्यू तो कहीं पर संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके साथ ही लगभग सभी राज्य सरकारों ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल समेत देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही चुनावी रैलियों में लाखों की भीड़ बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर इकट्ठा हो रही है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों के दौरान कोरोना नियमों की जमकर अनदेखी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। 26 जनवरी को दिल्ली में आपको बता दें कि किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान ही लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दीप सिद्धू ने जज के सामने कहा कि मैंने हिंसा का एक भी काम नहीं किया। हिंसा भड़काने से पहले ही और हिंसा भड़कने से पहले ही मैं लाल किले से निकल गया था। मैंने सिर्फ एक वीडियो पोस्ट किया, वह मेरी गलती थी। हर गलती अपराध नहीं है।
दीप सिद्धू ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का आह्वान किसान नेताओं द्वारा किया गया और मैं किसान यूनियन का सदस्य नहीं हूं। लाल किले पर जाने के लिए मेरे द्वारा कोई फोन नहीं किया गया। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैंने भीड़ जुटाई। उन्होंने कहा कि मीडिया ने मुझे इस हिंसा का मुख्य आरोपी बना दिया क्योंकि मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। मुझे मीडिया द्वारा मुख्य साजिशकर्ता के रूप में दिखाया गया और ऐसे में पता नहीं क्यों ये काम किया गया। हालांकि दीप सिद्धू को जमानत नहीं मिली और कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 12 अप्रैल तक के लिए टाल दी है। दीप सिद्धू पर लाल किले के नजदीक लोगों को उकसाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू को 9 फरवरी को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया था। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में दर्ज एफआईआर में दीप सिद्धू और अन्य के नाम शामिल है। इन सभी पर हिंसा करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी को कुछ लोगों ने लाल किले में हुई हिंसा के बाद एक धार्मिक झंडा फहराया था। उनमें से कुछ की पहचान की गई है, जिनमें से दीप सिद्धू मुख्य आरोपी है। 30 हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दीप सिद्धू की स्पीच की ट्रांसक्रिप्ट सौंपने की निर्देश भी दिया है। दीप सिद्धू के वकील अभिषेक गुप्ता ने कहा कि जांच एजेंसी के पास ऐसे कोई सबूत नहीं है। लाल किले पर हुई हिंसा में दीप सिद्धू शामिल था। जांच एजेंसी ने दीप सिद्धू के खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया। जांच एजेंसी कैसे न्यूज रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कर सकती है? बात वाराणसी की होगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने पुरातात्विक सर्वे कराए जाने को लेकर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्र के पुरातत्व विभाग के 5 लोगों की टीम बनाकर पूरे परिसर का रिसर्च कराने को लेकर एक फैसला दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष के लोगों में फैसला सुनाया है। पुरातात्विक सर्वेक्षण मामले पर वादी मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 अप्रैल को फैसला सुरक्षित कर लिया था और वादी काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष की ओर से 1991 से चल रहे इस मामले में दिसंबर 2019 को पुरातात्विक सर्वे की मांग के लिए अनुरोध किया गया था। इससे पहले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में पिछले हफ्ते तब एक नया मोड़ आया था, जब पुरातात्विक सर्वेक्षण मामले पर वादी मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को लंबी सुनवाई हुई और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। इस पर 8 अप्रैल के फैसले की तारीख तय की गई थी। पिछले 2 साल से भी ज्यादा वक्त से पूरे ज्ञानव्यापी मस्जिद क्षेत्र के पुरातात्विक सर्वे की मांग करने वाले प्रार्थना पत्र पर फैसला अचानक तेजी से सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपने ट्रांसफर होने से ठीक पहले सुनवाई करके सुरक्षित कर लिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम या पॉस्को अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए ताकि न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में पीड़ित की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की एक खंडपीठ ने विशेष किशोर पुलिस इकाई या एसजेपीयू पर अतिरिक्त कर्तव्यों को लागू करने के निर्देश दिए जब पीड़ित परिवार को दी जाने वाली सूचना की बात आती है। पॉस्को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि इस घटना में अभियोजन पक्ष की ओर से एक आवेदन के संबंध में एसजेपीयू का ये कर्तव्य होगा कि वो इस तरह के आवेदन की सर्विस के बारे में संबंधित अदालत को सूचित करे और सर्विस के प्रमाण के साथ सुनवाई की सूचना दे। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जहां पीड़ित व्यक्ति की सूचना देना संभव नहीं है तो कारणों को लिखित रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। संबंधित अदालत को नोटिस की तामील की स्थिति का भी पता लगाना चाहिए। जहां नोटिस करने के बावजूद पीड़ित का परिवार सुनवाई में शामिल नहीं होता है, अदालत इस तरह के नोटिस की उपस्थिति के बिना आगे बढ़ सकती है या न्यायिक रूप से उपयुक्त निर्धारित की जा सकने वाली दूसरा नोटिस जारी कर सकती है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि फैसले की एक प्रति महाराष्ट्र के सभी सत्र न्यायालयों के सभी पीठासीन अधिकारियों, महाराष्ट्र पुलिस के महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक, अभियोजन निदेशक, महाराष्ट्र राज्य और महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को परिचालित की जाए। याचिका के माध्यम से दावा किया गया था कि ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें ट्रायल कोर्ट और पुलिस इन धाराओं का पालन करने में विफल रहे हैं। वर्गों के साथ अनुपालन न होने से दुखी होकर मालगे ने उच्च न्यायालय से एक आधिकारिक घोषणा और उचित निर्देश, दिशा निर्देश मांगे।
मालगे के वकील एडवोकेट सोमशेखर सुंदरसेन ने कानूनी प्रस्तुतियां दी। पीड़ित को गिरफ्तारी के बारे में सूचित रखने का अधिकार है और सुनवाई के दौरान किए गए प्रत्येक आवेदन को पीड़ित के वकील को उपस्थित होने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार दिया गया है, जो स्वाभाविक रूप से कार्यवाही में भाग लेने के लिए बच्चे के वकील को उपस्थित होने का अधिकार प्रदान करता है। जहां वकील को नियुक्त करने का अधिकार है, वकील को सरकारी वकील के निर्देशों के तहत कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। जहां धारा 439 से बलात्कार के अपराध में संबंधित आईपीसी के प्रावधानों के तहत अपराध को कवर किया गया, अदालत को आवश्यक रूप से जमानत देने से पहले व्यक्ति को सुनना चाहिए। याचिका के जवाब में महाराष्ट्र आयोग ने बाल अधिकार संरक्षण के लिए अपने हलफनामे में याचिकाकर्ता द्वारा कानूनी बिंदुओं के संबंध में प्रस्तुतियां दी हैं। आदेश के लिए मामले को सुरक्षित रखने से पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों को प्रावधानों के साथ प्रभावी अनुपालन की मांग के लिए अपनी सुझाई गई राहत देने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि और प्रशासन के सामने उत्पन्न तनाव का संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने व्यवस्था दी कि जिले में इस मुद्दे से निपटने के लिए एक कोविड-19 समिति गठित की जाए। न्यायमूर्ति सुनील शुक्र और न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे की बेंच ने जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी और जिसका उसने 2020 में भारत में महामारी फैलने पर खुद संज्ञान लिया था। बेंच ने कहा कि कोरोना वायरस ने एक बार फिर अपना सिर उठाया और इस बार शायद वे ज्यादा भयावह रूप में हैं। कोर्ट ने कहा कि हम न केवल नागपुर में बल्कि महाराष्ट्र के अन्य शहरों में भी हजारों व्यक्तियों को कोविड-19 से संक्रमित होते हुए देख रहे हैं और पूरी स्वास्थ्य मिशनरी गहरे दबाव में है। उसने कहा कि नागपुर में निजी हॉस्पिटल भर गए हैं और सरकारी हॉस्पिटल और निकाय के हॉस्पिटल में भी महज कुछ ही बेड खाली है। अदालत ने कहा कि इसलिए एक नई समिति बनाई जाए ताकि सारी योजना और रणनीति तैयार की जाए और जरूरी देखभाल और एहतियात बरती जाए। सिद्धू-पटना हाईकोर्ट ने ये मानते हुए कि राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा करे, बुधवार को मुंगेर मां दुर्गा पूजा गोलीबारी घटना में पिछले साल अक्टूबर में मारे गए 18 साल के लड़के के पिता को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए प्रदान किया है। यह आदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षतिपूर्ति फायरिंग की घटना की जांच लंबित होने के बावजूद दी गई है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने कहा कि मुआवजा देने के उद्देश्य से ये जानना कि गोलीबारी के पीछे कौन था जो लड़के के दुर्भाग्यपूर्ण निधन का कारण बना, ये अप्रासंगिक है क्योंकि यह राज्य का कर्तव्य है वह अपने नागरिकों के प्राणों की रक्षा करे। अधिकारियों के अनुसार जुलूस के दरमियान कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई और जुलूस में लोग शामिल गैर कानूनी और अनियंत्रित भीड़ में बदल गए, पथराव शुरू कर दिया और सुरक्षा बलों पर गोलियां भी चलाई गई। आपको बता दें कि दूसरी ओर याचिकाकर्ता ने दावा किया कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में मुंगेर पुलिस ने भीड़ पर गोलीबारी करने के मामले में बिहार पुलिस मैनुअल में तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और उन्होंने भक्तों पर अंधाधुंध और क्रूर गोलीबारी की। याचिकाकर्ता ने मौजूदा रिट याचिका सीबीआई द्वारा जांच की स्वतंत्र जांच की मांग के लिए दायर की। कोर्ट ने मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए राज्य को एसपी मुंगेर सहित एसआईटी के सभी 8 सदस्यों को 3 दिनों के भीतर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है और साथ ही मुआवजे के मुद्दे पर अदालत ने पाया कि अब तक सामने आए तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता का बेटा जुलूस में निहत्था था और उस पर कोई भी आरोप नहीं था, वह किसी गैर कानूनी काम में लिप्त था और इस प्रकार कोर्ट ने राज्य के उत्तरदाताओं को मुआवजे के रूप में याचिकाकर्ता को 1 महीने के भीतर 10 लाख रुपए भुगतान का निर्देश दिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.